नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है महिलाओं की सबसे ज़्यादा प्रतिष्ठित पत्रिका गृहलक्ष्मी के फेसबुक लाइव सेशन में मेरे साथ जुड़ने के लिए। आज का सेशन हमेशा की तरह बहुत इंटरेस्टिंग है, एंटरटेनिंग भी है और इन्फॉर्मेटिव भी है। अगर जीवन में खुशियों की इच्छा हो और यह भी इच्छा हो कि पति पत्नी के आपसी रिश्तों में दरार न आए, तो आज का सेशन आप ही के लिए है। अब आप इसे देख तो रही हैं, बस शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि ये एक ऐसा सेशन है जो किसी का भी जीवन बदल सकता है। अपनी बात समझाने के लिए मैं दो छोटी छोटी घटनाओं का जिक्र करना चाहूँगा। अमेरिका के एक शहर में वर्ल्ड फेमस कॉमेडियन चार्ली चैपलिन का शो होना था। उस दिन चार्ली चैपलिन ने बिल्कुल नए तरीके से शुरुआत करने की सोची। जब वो स्टेज पर आए तो उन्होंने ऑडियंस से पूछा कि क्या आपको पता है कि मैं क्या बताने वाला हूँ। ज़्यादातर लोगों ने कह दिया, नहीं, हमें कैसे पता होगा, जब आप बताएंगे तो पता चल जाएगा। इस पर चार्ली चैपलिन ने कहा कि अगर आपको यही नहीं पता कि मैं क्या बताऊंगा, तो फिर कुछ कहने का, कुछ बोलने का, कुछ बताने का फ़ायदा ही क्या। और ये कहकर वो स्टेज से नीचे उतर गए। उस प्रोग्राम के जो ऑर्गेनाइजर्स थे वो खींच खांच करके उनको दोबारा स्टेज पर लाए। तो उन्होंने फिर वही सवाल दोहराया, क्या आपको पता है कि मैं क्या बताने वाला हूँ। अब ऑडियंस के ज़्यादातर लोगों ने कहा, हाँ जी, पता है जी। अब चार्ली चैपलिन ने कहा, अगर आपको पता ही है कि मैं क्या बताने वाला हूँ, तो फिर मेरी क्या ज़रूरत है। ये कहकर वो फिर स्टेज से नीचे आ गए। उस प्रोग्राम के ऑर्गेनाइजर्स फिर उनको खींच खांच करके स्टेज पर लाए। तो उन्होंने फिर वही सवाल दोहराया कि आपको पता है कि मैं क्या बताने वाला हूँ। अब ऑडियंस भी सयानी थी। ऑडियंस वालों ने आपस में सलाह कर रखी थी, अगर यही सवाल पूछेंगे तो हमने जवाब क्या देना है। तो आधे लोगों ने कहा, हाँ हमें पता है, और आधे लोगों ने कहा, नहीं जी हमें नहीं पता। पर ऑडियंस ये भूल गई कि उनका पाला वर्ल्ड फेमस कॉमेडियन से है, जो हर सिचुएशन को समझने में, मौके को बदस्तूर संभालने में परफेक्ट था। इस बार चार्ली चैपलिन ने कहा कि जिनको पता है कि मैं क्या बताऊंगा, वो उन लोगों को बता दें जिनको नहीं पता है। और वो कह करके फिर स्टेज पर ले आए। इसके बाद वहाँ उस प्रोग्राम की एमसी यानी मास्टर ऑफ सेरेमनी ने स्टेज संभाला। उन्होंने चार्ली चैपलिन को बाकायदा स्टेज पर इनवाइट किया। तब चार्ली चैपलिन हंसते हंसते खिलखिलाते हुए स्टेज पर आए और अपना प्रोग्राम शुरू किया। दूसरी घटना दिल्ली में रहने वाले दो प्रेमियों से संबंधित है। दोनों एक ही ऑफिस में काम करते थे, एक ही मेट्रो से ऑफिस पहुंचते थे। 45 मिनट के सफ़र में रोज़ गप्पे मारते हुए ऑफिस पहुंचते थे और फिर 45 मिनट के टाइम में गप्पे मारते हुए घर जाते थे। धीरे धीरे दोनों ने एक दूसरे को पसंद करना शुरू कर दिया। बातचीत का दौर और गहरा हुआ। एक दिन लड़की ने अपनी मम्मी से बात की तो उसकी मम्मी ने लड़के से मिलने की इच्छा जाहिर की। लड़की बहुत खुश हुई। उसने कई तरह के सपने बुन लिए। उसका दिमाग कभी हनीमून के सपने देखता तो कभी वो ये कल्पना करने लगती कि उसका होने वाला हस्बैंड किस तरह से उसके जीवन में रंग भर देगा, कैसे कैसे प्यार करेगा, वो दोनों कहाँ कहाँ घूमेंगे। वो तो यहाँ तक भी सपने देखने लग गई कि बच्चों की परवरिश कैसे करेंगे। अगले दिन जब दोनों मिले तो लड़की बहुत खुश थी। उस दिन उसने स्पेशल मेकअप किया था, हेयर स्टाइल भी बदला था और अपनी सबसे ज़्यादा मनपसंद ड्रेस पहनी थी। उसे उम्मीद थी कि लड़का उसे देखते ही उसकी सज-धज को नोटिस करेगा, उसे अप्रिशिएट करेगा, उसके हेयर स्टाइल पर कमेंट करेगा और उसकी खूबसूरती के कसीदे पढ़ेगा। लेकिन जब दोनों मिले तो लड़के का पहला सवाल था कि आज मेट्रो में भीड़ बहुत ज़्यादा है। उस भीड़ में धक्के खाकर खड़े रहते हुए उसका ध्यान
लड़की के हेयर स्टाइल की तरफ नहीं गया, उसकी ड्रेस की तरफ नहीं गया, उसके मेकअप पर नहीं गया। लड़की डिसअपॉइंट तो हुई, पर फिर उसने अपने आप को संभाला और थोड़ा मुस्कुराते हुए, थोड़ा इठलाते हुए लड़के को कहा, तुम्हें पता है आज मेरी मम्मी ने मुझे क्या कहा? उधर बेचारा लड़का ज़्यादा भीड़ के कारण परेशान था। उसके साथ खड़े एक आदमी के बैग में पड़े टिफ़िन का कॉर्नर कोना उसको बार बार चुभ रहा था। उसने लड़की का सवाल सुना ही नहीं। लड़की ने फिर से इठलाते हुए अपना सवाल दोहराया तो लड़के ने कुछ अनमने मन से कहा, तुम्हारी मम्मी ने जो कहा वो तुमसे कहा, मुझे कैसे पता होगा कि उन्होंने तुम्हें क्या कहा? ये जवाब सुनकर लड़की को बहुत धक्का लगा। कहाँ तो उसे ये उम्मीद थी कि लड़का बड़ी उत्सुकता से और खुशी से उसे बार बार कहेगा, बताओ बताओ बताओ, और ऐसा कहता रहेगा और वो नखरे दिखाएगी। कहाँ उस लड़के ने एकदम सूखा रूखा सा जवाब दे दिया, ज़रा भी रोमांटिक नहीं। ऐसे लड़के के साथ मैं कैसे ज़िंदगी बिताऊंगी भला? लड़की इतनी नाराज़ हुई कि उसने दोबारा कभी उस लड़के से बात नहीं की और वो रिश्ता जो प्यार से आगे बढ़कर शादी में बदल सकता था, जीवन भर के साथ में बदल सकता था, वहीं का वहीं ख़त्म हो गया। इन दो घटनाओं का मतलब क्या है? इन दो घटनाओं से हम क्या सीख सकते हैं? हम इस पर तो चर्चा करेंगे ही, इसके साथ ही कुछ और इम्पॉर्टेंट बातों पर भी चर्चा करेंगे ताकि ये सेशन आपके लिए फुल लाभदायक हो जाए। तो आइए आज के सेशन की बात करते हैं। एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस फेसबुक लाइव सेशन में। इस प्रोग्राम में हर हफ्ते रविवार को शाम 5 बजे हम एक नया टॉपिक लेकर हाजिर होते हैं। आज का हमारा टॉपिक है तोता मैना। मैं हूं पीके खुराना, मैं एक इंटीग्रेटेड सक्सेस एंड हैप्पीनेस कोच हूं। यानी मैं यह ट्रेनिंग देता हूं कि हम सफल कैसे हों और सफलता के साथ साथ सच्ची खुशी कैसे हासिल करें। होलिस्टिक सक्सेस कपल्ड विद जेन्युइन हैप्पीनेस। और इस प्रोसेस में मैं दिल से, दिमाग से और आत्मा से कूड़ा चुन लेता हूँ। आई एम दी रैग पिकर ऑफ द सोल। मैं आपको वो बताता हूँ जो मेरे अपने जीवन में गुजरा है और उससे जो सीख मिली है, मैं बस वही शेयर करता हूँ और इस उम्मीद में शेयर करता हूँ कि मेरे जीवन से जो सीख मुझे इतने साल गंवा कर मिली है वो आपको तुरंत मिल जाए। और इसके लिए हमें गृह लक्ष्मी की पूरी टीम का शुक्रगुजार होना चाहिए। पूरी टीम का हम शुक्रगुजार हों कि गृह लक्ष्मी ने हमें एक ऐसा कारगर प्लेटफॉर्म दिया है जहां हम और आप इकट्ठे होकर एक दूसरे से सीख सकते हैं। मैं जीवन के वो सबक सिखाता हूं जिससे आप सब जीवन में आगे बढ़ सकें, सफल हो सकें। जॉब में हो तो प्रमोशन पा सकें और बिजनेस में हो तो बिजनेस और भी बढ़ा सकें। लेकिन मेरा काम यहीं ख़त्म नहीं होता। मैं जो कुछ सिखाता हूँ उसका बेसिक प्रिंसिपल ये है कि आदमी सफल हो पर सफलता के चक्कर में घुन बनकर पिस ना जाए, सफलता के चक्कर में खुशियों से महरूम ना हो जाए, सफलता के चक्कर में सेहत ना गंवा दे और सफलता के कारण इतना अहंकारी या ईगोइस्टिक ना हो जाए कि उसके रिश्ते ही खराब हो जाएं और सफलता के कारण उसे इतना गुमान ना हो जाए कि वो कंट्रोल से बाहर होकर अनाप शनाप काम करने लग जाए, इमोरल काम करने लग जाए, गैर कानूनी काम करने लग जाए और जेल जाने की नौबत आ जाए। इसलिए मैं ये भी कहता हूँ कि मैं दिल से, दिमाग से और आत्मा से कूड़ा चुन लेता हूँ। आई एम दी रैग पिकर ऑफ द सोल। आइए अब शुरू करते हैं आज का सेशन। हमारा टॉपिक है तोता मैना। आपसी रिश्तों की मजबूती का पहला मंत्र ये है कि बात करते समय, कोई भी बात करते समय, हम हमेशा अपने चॉइस ऑफ वर्ड्स का ध्यान रखें। बात यहीं ख़त्म नहीं होती। ये ध्यान रखना भी उतना ही ज़रूरी है कि बात करते वक्त हम अपनी टोन, अपने एक्सप्रेशंस और अपनी बॉडी लैंग्वेज पर भी ध्यान दें। जब हम किसी अनजान आदमी से मिलते हैं या जान पहचान वाले आदमी से मिलते हैं तो हम सारी फॉर्मेलिटीज़ का
ध्यान रखते हैं, पर आपसी रिश्तों में हम इसी चीज़ का अक्सर ध्यान नहीं रखते और जाने अनजाने अपने साथी की भावनाएं हर्ट कर देते हैं, फीलिंग्स हर्ट कर देते हैं। और ऐसा अगर बार बार हो, लंबे टाइम तक हो, तो कहानी बिगड़ ही जाती है। गड़बड़ ये है कि हम अक्सर ये नहीं समझ पाते कि सामने वाले को हमारे वर्ड्स से भी ज़्यादा चोट हमारी टोन और हमारे एक्सप्रेशंस ने पहुंचाई है। हमारे फेस एक्सप्रेशंस, हमारी बॉडी लैंग्वेज, बात कहने का हमारा लहजा हमारे वर्ड्स से भी ज़्यादा असर डालते हैं। चॉइस ऑफ वर्ड्स का फ़र्क पड़ता ही है, पर उससे भी ज़्यादा, कहीं ज़्यादा फ़र्क इस बात का पड़ता है कि हमने जो कहा वो कैसे कहा। ये एक साइंटिफिक फैक्ट है कि हमारे शब्दों का असर सिर्फ 45% है। वर्ड्स की चॉइस का असर तो है ही, पर उससे भी कहीं ज़्यादा फ़र्क 55% फ़र्क इस बात से पड़ता है कि बोलते समय हमारी टोन कैसी थी, उसमें व्यंग था, गुस्सा था, हिकारत थी या प्यार था। हमने क्या कहा, उससे भी ज़्यादा फ़र्क इस बात से पड़ता है कि जो कुछ भी कहा वो कैसे कहा। हमारी बॉडी लैंग्वेज और हमारी टोन, इसका असर बहुत गहरा है, शब्दों से भी ज़्यादा। अफसोस की बात यह है कि आपसी रिश्तों में हम इसी बात का ध्यान नहीं रखते और अगर सिचुएशन एक्सप्लोसिव होती है तो इसी कारण से होती है। और रिज़ल्ट ये होता है कि जब ज्वालामुखी फटता है तो सारा लावा बाहर निकलता है और मजबूत से मजबूत रिश्ते भी चटक सकते हैं या चटक जाते हैं। यहाँ कोई गुणा भाग नहीं चलता, कोई मल्टीप्लिकेशन डिवीजन नहीं चलती, कोई प्लस माइनस नहीं होता, इमोशंस चलती हैं। पति पत्नी के रिश्तों का दूसरा सबक ये है कि हम अपने जीवन साथी से एक ख़ास किस्म के व्यवहार की उम्मीद करते हैं। हम चाहते हैं कि अगर वो वैसा नहीं है तो अपने आप को बदल ले। ये बहुत बड़ी भूल है। हम खुद को तो बदलना नहीं चाहते, पर ये ज़रूर चाहते हैं कि सामने वाला हमारी खातिर खुद को बदल ले। हमारी फिल्म इंडस्ट्री के एक बहुत बड़े एक्टर हुए हैं, सईद जाफरी। लगभग 60 साल तक, 60 इयर्स तक वो फिल्म, रेडियो, स्टेज और टेलीविज़न पर छाए रहे। और सिर्फ इंडिया में ही नहीं, कई और देशों में भी, विदेशों में भी उनकी फिल्में बहुत पॉपुलर हुई। सन 2015 में वो भगवान को प्यारे हुए। उनके स्वर्गवास के बाद उनकी डायरी में उनकी 2 शादियों का जिक्र पढ़ने को मिला। मैं उनकी डायरी के उसी पन्ने को बिना अपने किसी कमेंट के आपके साथ साझा कर रहा हूँ ताकि आप बात की गहराई को समझ सकें। सईद जाफरी लिखते हैं कि मैं जब 19 बरस का था तो मेरी शादी हुई मेहरुनिसा से और वो 17 बरस की थी। जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ, औपनिवेशिक भारत के ब्रिटिश कल्चर से प्रभावित होता चला गया, क्योंकि उस वक्त ब्रिटिश कल्चर थी, प्रेवेलेंट थी इंडिया में, अब भी है, उस वक्त भी थी। और जो लोग इलीट क्लास में थे वो तो ब्रिटिश कल्चर को बहुत जल्दी एक्सेप्ट करते थे, बहुत ज़्यादा चाहते थे। तो सईद जाफरी ये कहते हैं कि मैं ब्रिटिश कल्चर को, इंग्लिश कल्चर को, वेस्टर्न कल्चर को अपने जीवन में उतारता चला गया। मैंने इंग्लिश बोलना सीख लिया, फटाफट इंग्लिश बोलना सीख लिया, फ्लुएंटली इंग्लिश बोलना सीख लिया, ग्रेसफुली सूट पहनना सीख लिया, इलीट लोगों वाले एटिकेट्स सीख लिए। लेकिन मेहरुनिसा बिल्कुल उलट रही। वो एक टिपिकल हाउसवाइफ थी। मेरी सलाह और तकाज़ों के बावजूद उनके तौर तरीक़ों में कोई फ़र्क नहीं आया। वो एक आज्ञाकारी, ओबीडियंट पत्नी थी, लॉयल बीवी थी, प्यार देने वाली माँ थी और एक एफिशिएंट होम मेकर थी। लेकिन जो मैं चाहता था वो उसमें नहीं था। जितना मैं उन्हें बदलना चाहता था उतने ही हम दोनों के बीच में फासले बढ़ते गए। धीरे धीरे वो एक प्यारी सी यंग लेडी से बदलकर एक डरी हुई, इनसिक्योर लेडी में तब्दील हो गई। इसी दौरान मैं अपनी एक को एक्टर की तरफ अट्रैक्ट हो गया
और उनमें वो सब कुछ था जो मैं अपनी बीवी में देखना चाहता था। सईद जाफरी लिख रहे हैं, ये सईद जाफरी की डायरी के पेज को पढ़ करके सुना रहा हूँ। शादी के 10 साल बाद मैंने मेहरुन्निसा को तलाक दे दिया, घर छोड़ दिया और अपनी को एक्टर से शादी कर ली। मैंने मेहरुन्निसा और अपने बच्चों की फाइनेंशियल सिक्योरिटी इंश्योर कर दी थी। 6-7 महीनों तक सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा। नई बीवी के साथ मेरे दिन बहुत अच्छे गुजरे, पर इसके बाद मुझे एहसास हुआ कि मेरी नई बीवी उतनी केयरिंग और एफेक्शनेट नहीं है। वो सिर्फ अपनी खूबसूरती, अपनी एम्बिशन, अपनी इच्छाओं, अपनी एस्पिरेशंस के बारे में सोचती है। कभी कभी मैं मेहरुन्निसा के प्यार वाले टच और मेरे लिए फ़िक्र को मिस करता था। ज़िंदगी बीतती गई, मैं और मेरी पत्नी हम दोनों एक घर में रहने वाले 2 लोग बन गए। हम एक नहीं हो पाए। मैं कभी ये देखने नहीं गया कि मेरी पहली पत्नी मेहरुन्निसा और मेरे बच्चों का क्या हुआ। दूसरी शादी के 6-7 साल बाद मैं मधुर जाफरी का लिखा हुआ एक आर्टिकल पढ़ रहा था, जो एक उभरती हुई शेफ़ थी जिन्होंने हाल ही में अपनी रेसिपीज़ की एक किताब लॉन्च की थी। जैसे ही मैंने उस स्मार्ट और एलिगेंट महिला की तस्वीर देखी, मैं दंग रह गया। वो मेहरुन्निसा थी। ऐसा कैसे मुमकिन था? उन्होंने दोबारा शादी कर ली थी और अपना मेडन नेम भी बदल लिया था। उस समय में मैं स्विट्ज़रलैंड में फ़िल्म की शूटिंग कर रहा था। मेहरुन्निसा अब अमेरिका में रहती थी। मैं अगली फ़्लाइट से अमेरिका पहुंचा। मैंने मेहरुन्निसा के बारे में पता किया और उनसे मिलने गया। उन्होंने मुझसे मिलने से इनकार कर दिया। मेरी बेटी तब 14 साल की थी और बेटा 12 साल का। उन दोनों ने कहा कि वो आखिरी बार मुझसे बात करना चाहते हैं। मेहरुन्निसा के नए हस्बैंड और उनके न मिलने के फैसले में वो उनके साथ थे। मेरे बच्चों के भी वह कानूनी पिता थे। आज की तारीख में भी मैं भूल नहीं पाता कि मेरे बच्चों ने मुझसे उस वक्त क्या कहा। उन्होंने मुझसे कहा कि हमारे नए पिता को पता है कि असली प्रेम क्या होता है। बच्चों ने बताया कि मेहरुन्निसा को उनके दूसरे पति ने कभी बदलने की कोशिश नहीं की, क्योंकि वो खुद से ज़्यादा अपनी बीवी से प्यार करते थे। उन्होंने मेहरुन्निसा को अपने तरह से ग्रो करने के लिए, डेवलप होने के लिए स्पेस दिया। मेहरुन्निसा जैसी थी, उन्होंने उसे वैसे ही एक्सेप्ट किया। कभी उन पर अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए दबाव नहीं बनाया और अपने दूसरे हस्बैंड के साथ आज वे कॉन्फिडेंस से भरी हुई, प्यार देने वाली, सेल्फ सफिशिएंट महिला के रूप में तब्दील हो चुकी हैं। ये उनके दूसरे पति का निस्वार्थ प्रेम और एक्सेप्टेंस थी जिससे वे पॉसिबल हो सका। जबकि आपकी स्वार्थपरता, डिमांड और मांग को उनके अपने ही ढंग से होने को एक्सेप्ट न करने से ही वो सेल्फ कॉन्फिडेंस खो बैठी और आपने अपनी सेल्फिनेस में उन्हें छोड़ दिया। आपने कभी माँ को प्यार नहीं दिया, आपने हमेशा खुद को प्यार किया और जो खुद से प्यार करते हैं वो कभी किसी और को प्यार नहीं दे सकते। ये सईद जाफरी के 2 टीन एज बच्चों ने उनको कहा। सईद जाफरी आगे लिखते हैं कि मेरी ज़िंदगी का ये सबसे बड़ा सबक था कि आप जिन्हें प्यार करते हैं उन्हें बदलने की कोशिश नहीं करते। वो जैसे हैं उन्हें वैसे ही एक्सेप्ट करते हैं, उनको वैसे ही प्यार करते हैं। भारतवर्ष के हम सब निवासी जानते हैं कि हमारे शास्त्रों में इस बात का वर्णन है कि एक बार समुद्र मंथन हुआ था। उस मंथन में पहले विष निकला, जहर निकला, पॉइजन निकला और फिर अमृत निकला, नेक्टर निकला। हमें ये भी पता है कि वो विष शिवजी ने पिया जो उनके गले में अटक गया। इसीलिए शिवजी को नीलकंठ भी कहा जाता है। शिवजी ने वो विष गले में रोक लिया। अब ज़रा इस बात पर गौर कीजिए, इसका मतलब क्या है? विष पिया शिवजी ने तो वो गले तक ही रोक लिया। हम अपने पारिवारिक रिश्तों में भी अगर इसी एक फैक्ट का ध्यान रखें
तो रिश्ते कभी खराब नहीं होंगे। शादी है तो साथ रहते हैं, साथ रहते हैं तो बातचीत भी होती है, बातचीत होती है तो कभी कभी झगड़ा भी हो सकता है, झगड़ा होगा तो हो सकता है कि सामने वाला कोई ऐसी बात कह दे जो हमें चुभ जाए। वो बात जहर जैसी खतरनाक भी हो सकती है, तब उस जहर को गले में ही रोक लें, दिल तक ना जाने दें, दिल पर ना लें। ऐसा कर लिया तो फिर शादी में भी अमृत ही अमृत है। उस वक्त बर्दाश्त कर लें, बहस की गर्मी खत्म हो जाने दें, बहस की कड़वाहट खत्म हो जाने दें, फिर बाद में प्रेम के साथ अपनी बात कहें, अपना नज़रिया समझाएं, तो शादी में भी प्रेम की गंगा बहेगी और रिजल्ट अमृत होगा। हमारे पंजाब में गुरु नानक देव जी की बहुत महत्ता है। गुरु नानक देव जी कहते हैं, मिठत नीवी नानका गुण चंगियाइयाँ तत्, यानी विनम्रता से मिठास आती है और विनम्रता ही सारी अच्छाइयों और सारे गुणों का सार है। सारे गुण इससे पैदा होते हैं, ये सोर्स है सारे गुणों का। अगर हम हम्बल हों, अगर हम ग्राउंडेड हों, इसलिए मेरा निवेदन है, बी हम्बल, बी पोलाइट, रिमेन ग्राउंडेड। ज़िंदगी की असलियत को एक्सेप्ट कीजिए, अपना नज़रिया बदलिए, अपने सोचने का ढंग बदलिए, दूसरों को बदलने की कोशिश मत कीजिए। आप जितना किसी को बदलने की कोशिश करेंगी उतनी निराश होंगी, उतनी चिड़चिड़ी होंगी, उतनी उदास हो जाएंगी और शायद डिप्रेस भी हो सकती हैं। पर आपका अच्छा व्यवहार किसी को बदल सकता है और बिना किसी कोशिश के बदल सकता है। जहाँ कमी दिखे सामने वाले में, वहाँ प्यार बढ़ाइए। फिर भी काम न बने तो प्यार की खुराक और बढ़ा दीजिए। इससे बढ़िया दुनिया में और कोई दवाई नहीं है। यही दवाई खाती रहिए और यही दवाई खिलाती रहिए। आखिरी बात, सामने वाला आपका जीवन साथी है, कोई पर्दा नहीं है बीच में। शरीर, मन, आत्मा सब उघड़े हुए हैं जीवन साथी के सामने। उसे घुमाइए मत, जो चाहिए साफ साफ कहिए। आपकी कोई इच्छा हो तो स्पष्ट बताइए, प्रेम से कहिए पर साफ साफ कहिए। एक रिसर्च हुई थी, उसमें बताया गया था कि अगर किसी लेडी को ए चाहिए तो वो अपने हस्बैंड से ए नहीं कहती, बी नहीं कहती, सी नहीं कहती, डी कहती है। समझ गई आप? आदमी बेचारा घूम जाता है, अंदाज़ा लगा ही नहीं पाता कि उसकी वाइफ असल में क्या चाहती है। लड़ाई यहाँ से भी शुरू होती है, बल्कि यहीं से शुरू होती है। घुमाइए मत, ए चाहिए तो ए कहिए, डी मत कहिए। अंदाज़ा गलत ही होगा, लड़ाई बढ़ेगी। वो काम मत कीजिए, प्रेम से कहिए। जीवन को सिंपल बनाइए, ए चाहिए तो ए कहिए, पर कहिए ए ही। ये कुदरत का नियम है। औरत अंदाज़ा लगा सकती है, जल्दी लगा सकती है, आदमी नहीं लगा सकता। ये कुदरत का नियम है। इसे न आप बदल सकती हैं न मैं बदल सकता हूँ। इसलिए इसका ध्यान रखिए और अंदाज़ा न लगा पाएँ आपके पतिदेव तो उनको दोष मत दीजिए। ये समझिए कि कुदरत ने आदमी में ये कमी जानबूझकर छोड़ी है ताकि औरत इसे समझकर समझदारी से काम ले और घर में प्यार बढ़े। जब आप कोई ऐसी बात कहें जिसका हस्बैंड अंदाज़ा न लगा पाएँ तो उनको प्यार से चिढ़ाते हुए अपनी असली बात, अपनी असली मंशा बताइए। उन पर थोड़ा सा हंसिए, पर इतना नहीं कि उनको बुरा लगे। थोड़ा हंसी, थोड़ी सी हंसी, थोड़ी सी चुहल हमेशा अच्छी होती है। वो रिश्तों को मजबूत करती है, वो प्यार को बढ़ाती है। उसमें कोई बुराई नहीं। कुदरत ने इसीलिए जानबूझकर औरत और मर्द में ये फ़र्क रखा है। औरत ज़्यादा इमेजिनेटिव होती है, ज़्यादा कल्पनाशील होती है, ज़्यादा दूर तक सोच पाती है। आदमी बिजनेस को छोड़कर, जॉब को छोड़कर घरेलू मामलों में ऐसा अक्सर नहीं कर पाता।
ये औरत और मर्द का फ़र्क कुदरत का बनाया हुआ है। इस बात को ध्यान में रखिए। इसलिए ऐसी सिचुएशंस में अपने हस्बैंड को दोष देने के बजाय कुदरत को धन्यवाद दीजिए कि उन्होंने आपको एक एक्स्ट्रा बेनिफिट दिया है, ताकि घर में प्यार बढ़ सके। इसका और ज़्यादा खुलासा करने की ज़रूरत मुझे नहीं है, आप बहुत इमेजिनेटिव हैं। आदमी की इस कमी का आपको फ़ायदा है, इसे अपने फ़ायदे में यूज़ कीजिए और घर में प्रेम की गंगा बहाते चलो। प्लीज़ तोता मैना मत बनिए, मैं ना मानूं मत बनिए, चार्ली चैपलिन मत बनिए। वो स्टेज तक ही ठीक है, घर में नहीं। ये मत सोचिए कि पतिदेव को आपके दिल की बात का अंदाज़ा खुद ही लग जाएगा या उनको खुद ही अंदाज़ा लगा लेना चाहिए। इसकी शिकायत मत कीजिए, इसे दिल पर भी मत लीजिए, फिर जीवन सरल हो जाएगा। जीवन सरल हो जाएगा और सुखी हो जाएगा, रिश्ते मजबूत होंगे और उनमें दरार की शंका नहीं रहेगी। तो फिर बस मन में जो हो कहिए, खुलकर कहिए, पर प्रेम से कहिए। इतना सा ध्यान, इतना सा बंधन खुद पर ज़रूर लगाइए। आखिर में मैं यही कहूँगा कि आप सबने इतने धीरज के साथ और ख़ास करके एक बार डिस्कनेक्ट हो जाने के बावजूद मेरे साथ इतना समय लगाया, इसके लिए दिल से शुक्रिया। आपके मन में कोई सवाल हो, कुछ पूछना हो, कुछ बताना हो या कोई सुझाव देना हो तो मुझे ईमेल कीजिए या व्हाट्सएप कीजिए। मेरी ईमेल आईडी है भी बहुत आसान, आप मुझसे मेरी मेल आईडी pkk@indiatotal पर संपर्क कर सकती हैं या फिर हमारे नंबर 6284696674 पर व्हाट्सएप कीजिए। प्लीज़ याद रखिए, सिर्फ व्हाट्सएप करना है, फ़ोन नहीं करना। व्हाट्सएप करेंगी तो जवाब ज़रूर मिलेगा। आप ही में से बहुत सी लेडीज़ और पुरुष इस बात के गवाह हैं। मैं एक्नॉलेज भी करता हूँ, जवाब भी देता हूँ। व्हाट्सएप करेंगी तो जवाब ज़रूर मिलेगा और अगर बातचीत की ज़रूरत होगी ही तो दोनों की सुविधा के मुताबिक टाइम फिक्स कर लेंगे और बात भी हो जाएगी। इसके साथ ही आज के प्रोग्राम का टॉपिक तोता मैना अब ख़त्म होता है। अपने होस्ट हैप्पीनेस गुरु पीके खुराना को अब इजाज़त दीजिए। अगले हफ्ते रविवार को शाम 5 बजे फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और जीवन का आनंद लीजिए। नमस्कार।